नमस्कार। देश के 14 शहरों में अचानक बड़े आंकड़ों पर केंद्र ने चिंता जताई है। केंद्र ने हालात को देखते हुए 8 राज्यों को चिट्ठी लिख तत्परता से तुरंत कदम उठाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली, मुंबई के अलावा गुड़गांव, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और अहमदाबाद में मामले बढ़े हैं। बड़े शहरों में ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़े हैं। सबसे ज्यादा तेजी हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में देखी जा रही है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि जरूरत पड़े तो धारा 144 लगा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं, हम तैयार हैं। 13,154 नए कोविड के मामले देश में सामने आए और कल से 43% ज्यादा है। 8 जिलों में पॉजिटिविटी दर 10% है। देश भर में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 268 मौतें हुई। मुंबई और दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में आज 5,368 नए मरीज सामने आए। मुंबई में आज कोरोना के 3,671 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कल 2,510 मामले ही थे। आज मुंबई में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। दिल्ली में आज 1,313 नए मामले सामने आए हैं। और मुंबई के हालात पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। मुंबई में आज का कोरोना का जो नया आंकड़ा आया है वो 3,671 है, जबकि कल 2,510 था और उसके एक दिन पहले तक 1,377। यानी कि जो बढ़ोतरी है वो लगातार हो रही है और लगभग 1,000 के ऊपर आंकड़ा फिलहाल यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र में भी जो तकरीबन आंकड़ा आ रहा है वो 5,000 के करीब है। ये स्वाभाविक तौर पर एक चिंता के विषय है, लेकिन इन 5 दिनों के आंकड़ों को अगर हम देखें, बीएमसी का जैसा दावा है कि इनमें जो लगभग 6,000 के आसपास जो केसेस हैं उनमें 95% लोग जो है असिम्प्टोमेटिक है, जिन्हें अस्पताल में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि सिर्फ 5% लोगों को अस्पताल में ले जाया जाना पड़ा है। तो ये एक राहत की बात है। लेकिन इसके एक और अध्ययन किया गया है जो एएमसी हैं मुंबई बीएमसी के सुरेश ककानी जी ने बताया वो कि इसमें से 95% जो हैं मरीज जो हैं वो इमारत वाले इलाकों से आए हैं, बिल्डिंग वाले इलाकों से आए हैं, जबकि झुग्गी बस्ती से सिर्फ 5% या उससे कम है। लेकिन इसकी वजह क्या है, इसका अभी अध्ययन चल रहा है। इस पर अभी सही आकलन बीएमसी के पास मौजूद नहीं है। वहीं बीएमसी ने जो वॉर रूम है, खास करके सभी 24 वार्डों में उनको पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है, ताकि जो कोरोना का मैनेजमेंट है उसका पालन लगातार हो। 31 दिसंबर है कल, नए साल के स्वागत में जश्न जो मनाया जाता है उसको लेकर एकदम पाबंदी लगा दी गई। खास करके खुले जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संक्रमण जिस तेजी से बढ़ा है उसको देखते हुए। और जो बंद जगह हैं जहाँ पर कि वहाँ पर भी हिदायत दी गई कि नियमों के तहत ही करें, कोई भी नियम का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं सक्रिय है और लगातार मीटिंगें हो रही है। आज खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ मीटिंग की और क्या उपाय और किया जा सकता है, क्या प्रतिबंध और लगाना चाहिए, क्या किस तरह का नियोजन और बढ़ाना चाहिए या लोगों में सख्ती लगाई जानी चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा हुई। हिदायत दी जा रही कि लोग मास्क जरूर पहने और जिन्होंने टीके नहीं लगवाया है दूसरा डोज वो तुरंत से तुरंत लगवा लें, ताकि कोरोना के अगर संक्रमण भी होता है तो उसका असर कम से कम उन पे हो और वो स्वस्थ रहें। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है? हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं। 8 राज्यों के 14 जिलों में पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते 3 से 4 गुना कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में 24 घंटे में कोरोना के मामले दुगुने होते देख जो आशंका पैदा हुई थी, उसकी ओर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इशारा किया है। हाल तक औसतन 6,000 आ रहे कोरोना केस अब 13,000 पार कर रहे हैं। 8 राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने चिंता जाहिर की है। इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा और झारखंड शामिल हैं। वहीं 10% से ज्यादा वीकली पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों की संख्या 2 से बढ़कर अब 8 हो गई है। डॉक्टर पॉल, मेरा आपसे सवाल है कि जब पहली लहर आई तो 98,000 के आसपास मामले आए, वो गिरकर 9,000 के आसपास आए। 9,000 से उठकर मामला फिर 4,14,000 या 15,000 के आसपास पहुंचा। फिर ये मामला गिरकर 6,000 से अब 13,000 पहुंचा। तो क्या इसको तीसरी लहर हम मानेंगे? देखिए, इमर्जिंग सिचुएशन है। आप जैसे आर्टिकुलेट कर रहे हैं तो फैक्ट्स हैं, जैसे हमने दिखाया यहाँ पे। ये कहाँ लेके जाएगी हमें, कहाँ ये पहुँचनी है, कहाँ इसको रोकना है, ये सब हमारे हाथ में है और हमें उसके लिए उसको रोकने के लिए पूरी कोशिश करनी है। इसको लिए तैयारी रखनी है, लेकिन कोशिश यही होगी कि इसको हम इसी टाइम पे इसी जगह ही दबा के रखें।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना कि पिछले 3-4 दिनों से मामलों में तेजी देखी जा रही है, पर एहतियात बरतने को कहा, घबराने को नहीं। There is no need to panic. घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक देश के तौर पर हम तैयार हैं और हमें तजुर्बा भी है और हमारा टीकाकरण भी काफी बड़े तौर पर हो गया है। इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि घबराने की बात नहीं है। I repeat, no need to panic. But there is a need to be prepared and to be responsible and to be disciplined. उधर दुनिया में अब तक ओमिक्रॉन के 3,30,000 से ज्यादा मामले हैं और 59 लोगों की जान गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ओमिक्रॉन की गंभीरता को लेकर अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, तो सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि हम लोगों को ज्यादा नंबर से फोकस करने की जरूरत नहीं है, बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग नंबर्स पे ज्यादा फोकस ना हो, क्योंकि हमें पता है कि ये डबलिंग होती जाएगी एंड नंबर्स डिपेंड ऑन टेस्टिंग। आप जितना टेस्ट करेंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। जिन देशों में टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है वहां पे बहुत अधिक नंबर्स, जैसे यूएस वगैरह में 2-2.5-3 लाख से ऊपर केसेस उन्होंने एक दिन में पाए हैं, क्योंकि उतना टेस्टिंग हो रहा है वहां पर वहां भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग सबकी नहीं हो सकती है, तो एज अ परसेंटेज ऑफ केसेस जिनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है उससे हम लोग ट्रेंड देख पाएंगे। जैसे अभी दिख रहा है हमें कि पहले 1% था, 2%, अब दिल्ली में शायद 50% से ऊपर ओमिक्रॉन की वजह से है, तो उससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा को हटा रहा है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हमारे विधानसभा के होने वाले हैं। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए होने वाली रैलियों को चुनाव आयोग फिलहाल नहीं रोक सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने आज लखनऊ में कहा है कि चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होने के बाद ही कुछ कर सकता है, लेकिन कोरोना को देखते हुए मतदान का समय 1 घंटे ज्यादा होगा और कोरोना के मरीजों का वोट लेने के लिए कर्मचारी पीपीई किट पहनकर उसे वोट दिलवाने जाएंगे। मैनपुरी का जहां आजादी से जुड़ा इतिहास है और अपनी जान बचा करके सियासी नेताओं की सभाओं में बेहिसाब भीड़ है। रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शायद ही इनमें कोई मास्क पहने दिखता हो। इस हुजूम में कुछ भी हो सकता है। वे लोग जो कोरोना कर्फ्यू लगाकर रात में जनता को सड़क पे चलने नहीं दे रहे हैं, वे भी दिन में भीड़ जुटाकर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल यह है कि आचार संहिता लागू होने के बाद आपने कहा हम रैलियों पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा तो लगाएंगे। क्या हम ये मान लें कि तब तक ये रैलियां इसी तरह से चलती रहेंगी, उसके बाद जो परिस्थिति होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? देखिए, जब भी चुनाव होता है, हमारा चुनाव आयोग का जब दायित्व शुरू होता है, जब हम एमसीसी लागू कर देते हैं, उससे पहले जो भी वर्क है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और एसडीएमए के अंतर्गत जो भी उनकी कार्रवाई होगी वो लोग करेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि बढ़ते हुए कोविड के खतरों के बीच चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। इसके लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। मिसाल के लिए मतदान का वक्त 1 घंटे और बढ़ाया जाएगा। भीड़ कम करने को 11,000 पोलिंग बूथ बढ़ाए जाएंगे। हर मतदान केंद्र पे थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, फेस मास्क होगा। कोरोना के मरीजों को वोट लेने कर्मचारी पीपीई किट पहनकर जाएंगे। हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि इसको फौरन ही कार्यवाही की जाए और वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्द एटलीस्ट 100% लोग should be absolutely with a first dose and all eligible should be given the second dose also. यूपी के चुनाव में एक लंबे समय से तमाम दागी उम्मीदवार चुनाव लड़ते और जीतकर विधायक बनते रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में जीते 403 विधायकों में से 140 पे आपराधिक मामले हैं, 106 विधायकों पर संगीन आपराधिक मामले हैं, 7 विधायकों पे हत्या के केस हैं, 36 विधायकों पे हत्या के प्रयास के केस हैं, 2 विधायकों पे महिलाओं पे अत्याचार के केस हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार राजनीतिक दलों को जनता को बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि के शख्स को क्यों टिकट दिया। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी बताना होगा कि इन्होंने ये आदमी को क्यों लिया है। उनको पब्लिसाइज करना पड़ेगा कि इस आपराधिक छवि के व्यक्ति को क्यों चुना गया है और उसका क्या कारण है, क्योंकि क्या क्लीन व्यक्ति दूसरा नहीं है। बेनेबिलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया कि वो हम जीत जाएगा।
बढ़ते हुए कोरोना के मामलों की वजह से पोलिंग का वक्फा तो 1 घंटे बढ़ाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन चुनाव से पहले जो कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनके ऊपर एक्शन कौन लेगा, उनको कौन रोकेगा, ये साफ नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वो आचार संहिता लागू होने के बाद ही पिक्चर में आता है। लखनऊ में आलोक पांडे और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नेताओं के चुनावी कार्यक्रम और रैलियां जारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तराखंड को 13,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं की सौगात दी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आज समाजवादी पार्टी के गढ़ मुरादाबाद में रैली की। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 पर ही अभी बीजेपी का कब्जा है, जबकि 4 पर समाजवादी पार्टी अभी काबिज है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर में हैं। इन 2 दिनों में वो जिले के लोगों को 1805 करोड़ के विकास कार्य का तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हल्द्वानी में रैली करके पिछली सरकारों की लेट लतीफी को लेकर निशाना साधा है। हमारे यहाँ कहा जाता है, ये योजना इतने साल से अटकी है, ये प्रोजेक्ट इतने दशक से अधूरा है। पहले जो सरकार में रहे हैं, ये उनका परमानेंट ट्रेडमार्क रहा है। इस प्रकार से देरी करने से आपका नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? उत्तराखंड का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? 2-2 पीढ़ी का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या ऐसे पाप करने वालों को भूल जाओगे क्या? ऐसा गुनाह करने वालों को भूल जाओगे क्या? या उनकी बड़ी बड़ी बातों से भ्रम में आ जाओगे क्या? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में आपत्तिजनक टिप्पणी करके और उनके हत्यारे नथुराम गोडसे की तारीफ करने के आरोप में कालीचरण बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद के ऊपर देशद्रोह सहित कई धाराएं लगा दी गई हैं। अब गिरफ्तारी के प्रोटोकॉल पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने है। उधर छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण बाबा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हरिद्वार में नफरती भाषण देने वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने सिर्फ उनको पूछताछ के लिए ही बुलाया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि उत्तराखंड पुलिस का अधिकारी नफरती भाषण देने वालों पर कार्रवाई करने की बजाय हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस को तीखी आलोचना झेलनी पड़ रही है। नफरती भाषण देने वालों पर कार्रवाई न करने को लेकर घिर चुकी उत्तराखंड पुलिस ने आखिरकार आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, अन्नपूर्णा और धर्मदास को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब ये बात इतने अंतर है। हमने उत्तराखंड पुलिस से सवाल पूछा कि क्या जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार किया है, वैसे ही क्या उत्तराखंड पुलिस भी नफरती भाषण देने वालों की गिरफ्तारी करेगी? तो पुलिस अधिकारी जांच जारी है कहकर सवाल टाल गए। धर्म संसद पे जो उसके बाद कमेंट बाद में आए थे, सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, उसमें जो फैक्ट आए थे, फैक्ट के अकॉर्डिंग इमीडिएट मुकदमा दर्ज हुआ। जब एफआईआर जो मूल एफआईआर थी उसमें एक नाम था, तो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट हमने 2 नाम उसमें और बढ़ गए हैं। और जहां तक नोटिस तामील कराने वाली बात है, वो विवेचना का हिस्सा है। उनको बुलाया जाएगा, कुछ चीज़ें उनसे जानकारी ली गई है और सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं और जल्दी हम इसका जो लीगल अंजाम है वहां तक उसको पहुंचाएंगे। उत्तराखंड पुलिस के नर्म रवैये ने नफरती भाषण देने वालों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। नफरत फैलाने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हरिद्वार जैसी धर्म संसद पूरे देश में आयोजित करेंगे। पूरे भारत में धर्म संसदों का आयोजन किया जाएगा और सभी हिंदुओं से, सभी सनातन धर्मावलंबियों से निवेदन और आग्रह किया जाता है कि सभी इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें। पूछताछ के लिए बुलाई जा चुकी अन्नपूर्णा कह रही हैं कि वो पुलिस से नहीं डरती। पूछताछ के लिए 100% कायम है। हम एक ही बात कहते हैं, जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। हम बिल्कुल कायम है अपनी बात। जो धर्म का साथ देता है
हम माँ दुर्गा के बच्चे हैं और धर्म के रक्षार्थ हम काम कर रहे हैं, तो हम अजय हैं और अभय हैं, ये ध्यान रखें। हमें किसी चीज का डर नहीं है। हमें फांसी पर भी लटका दोगे तो हमें डर नहीं है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। विश्वास दिलाने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी लगातार कह रहे हैं कि सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल पुलिस के रवैये से नहीं लगता कि किसी की गिरफ्तारी होने वाली है। धर्म संसद का आयोजक नरसिंहानंद अब भी खुला घूम रहा है। संविधान को लेकर के भद्दे बयान देने वाला, मुसलमानों के खिलाफ आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने वाला बयान दिया था, ना उसके खिलाफ मुकदमा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि और धर्म संसद करेंगे, इसमें ऐसी बयानबाजी देंगे। तो फिलहाल सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड पुलिस निष्पक्ष है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण की गिरफ्तारी की है। अब दबाव और दारोमदार दोनों उत्तराखंड पुलिस पर है कि क्या वाकई वो इन आरोपियों की गिरफ्तारी करके नजीर पेश करते हैं या नहीं। सहयोगी संजय कौशिक, राहुल और अलीगढ़ से अदनान के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। साल 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। हिंदी में इस वर्ष दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक अशोक के लिए सम्मान दिया जा रहा है। अंग्रेजी में नमिता गोखले को यह सम्मान उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए घोषित हुआ है। साहित्य अकादमी युवा सम्मान हिंदी में हिमांशु वाजपेयी को गया है और बाल लेखन के लिए देवेंद्र मेवाड़ी को सम्मानित किया गया है। इस साल 20 भारतीय भाषाओं के लेखक साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित हुए हैं। उर्दू, मैथिली, गुजराती और मणिपुरी के सम्मानों की घोषणा बाकी है।